हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस क्लास 9 पर। एपीएस क्लास 9 पर आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान का पाठ 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका वन शॉट देखने वाले हैं। वन शॉट का मतलब है आज इसको एक ही वीडियो में पूरा शुरू करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। आपको बता दें, इस पाठ को हमने दो भागों में बांटा है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हम इस पाठ का वन शॉट देखेंगे, इस पाठ को पूरा का पूरा एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे और भाग 2 में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले, अध्याय को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। जो पदार्थ है, जिसको हम पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि सर कोई भी चीज़ जो स्थान को घेरती हो व जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। तो जो पदार्थ होता है उसका दो तरह से वर्गीकरण किया जाता है। पहला भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पदार्थ को दो तरह से बांटा जाता है, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। जो पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण है वह ठोस, द्रव और गैस में किया जाता है, जो कि हम पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पदार्थ का भौतिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हम पिछले अध्याय यानी कि अध्याय 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और दूसरा है आपका रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हम इस अध्याय यानी कि अध्याय 2 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। जो पदार्थ होता है उसका रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो पदार्थ को जब हम रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं और अशुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं। इसी प्रकार से शुद्ध पदार्थ को भी हम तत्व में और यौगिक में वर्गीकरण करते हैं और इसी प्रकार से तत्व को भी हम धातु, अधातु और उपधातु में बांटते हैं। इसी तरह से हम अशुद्ध पदार्थ, जिसे मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण को भी दो भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में। ये आपके पूरे जो अध्याय है उसकी एक टेबल है, आपको इसको याद रखना है क्योंकि हम इसी के क्रमानुसार चलेंगे और एक एक विषयों को, एक एक टॉपिक को अपना पढ़ते जाएंगे। कुछ अन्य टॉपिक हैं, कुछ अन्य विषय हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा को देखेंगे। इसको देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हमें दिया है शुद्ध पदार्थ। देखिए, हम दैनिक जीवन में शुद्ध का क्या अर्थ लेते हैं, हम दैनिक जीवन में शुद्ध का सबसे पहले क्या अर्थ लेते हैं हम उसको समझ लेते हैं। हम दैनिक जीवन में कहते हैं शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध जल। हम इस तरह से कहते हैं कि शुद्ध दूध पीता हूँ मैं, या फिर मैं शुद्ध घी खाता हूँ। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन चीज़ों को हम शुद्ध कहते हैं। और ये अशुद्ध कब हो जाती हैं, जब इनमें कोई अनावश्यक चीज़ गिर जाए। अनावश्यक चीज़ का मतलब है, मान लीजिए आप दूध लेकर आए और आप उसे कह रहे हैं कि मैं शुद्ध दूध लेके आया हूँ और उसमें मक्खी पड़ जाए, तो आप क्या कहेंगे, ये जो शुद्ध दूध है अब अशुद्ध दूध हो गया है। देखिए, हम दैनिक जीवन में जिन चीज़ों को शुद्ध कहते हैं ना, वो वास्तविक तौर पर या फिर कहें रसायन विज्ञान में शुद्ध नहीं मानी जाती। रसायन विज्ञान में शुद्ध का क्या अर्थ होता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल, कॉपर आदि।
क्या? देखिए, हमने सबने पदार्थ को पढ़ा है पिछले अध्याय में। हम पदार्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं और हम यह भी समझते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसी को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, जिसे अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। अगर आप सोने को तोड़ते जाएंगे तो आपको केवल सोने के ही कण मिलेंगे, किसी और पदार्थ के कण आपको नहीं मिलेंगे। आप तोड़ते जाएंगे आपको गोल्ड 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 और गोल्ड के ही कण मिलेंगे। इसी प्रकार से चांदी को भी आप अगर तोड़ते जाएंगे तो आपको केवल और केवल चांदी के ही कण मिलेंगे। लोहे के साथ भी ऐसा ही होगा। जल को भी आप तोड़ते जाएंगे तो आपको केवल और केवल जल के ही अणु मिलते जाएंगे और किसी अन्य पदार्थ के नहीं मिलेंगे। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे शुद्ध पदार्थ हैं। इसके अगले विषयों को देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमें दिया है कंसेप्ट नंबर 1। यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 1 है, कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने लिया है सोना, जिसे अंग्रेजी इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, और यहाँ पर हमने लिया है जल, यानी कि जिसे अंग्रेजी इंग्लिश में वाटर कहते हैं। हमने यहाँ पर गोल्ड लिया है और वाटर लिया है, यानी कि सोना, और हमने यहाँ पर जल लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने पीछे पढ़ा था कि सोना और जल दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। सोना तथा जल दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं, लेकिन आप देखेंगे जो सोना होगा, अगर आप सोने को तोड़ेंगे तो आपको केवल सोने के ही कण प्राप्त होंगे, यानी जिस गोल्ड जिसे कहते हैं। आप गोल्ड को तोड़ते जाएंगे तो आपको गोल्ड 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 और गोल्ड के ही कण प्राप्त होंगे। किसी अन्य पदार्थ, किसी और पदार्थ के आपको कण प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सोने के कणों को तोड़ते जाएंगे तो हमें किसी और पदार्थ के कण प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास जल, और जल को जब हम तोड़ेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कण प्राप्त होंगे। हम जानते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो हमें जल को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कण प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखने वाली बात है कि दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। सोना तथा जल दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इसीलिए हम शुद्ध पदार्थों को भी वर्गीकृत करते हैं, शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हमारे पास है शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। तो हम इसको एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है तत्व। तत्व क्या होता है? तो इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण सोना, कॉपर, लोहा आदि। देखिए तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे 2 सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। सरल पदार्थ मतलब 2 अलग अलग पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। हम तत्व को 2 सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। 2 सरल पदार्थों में यानी कि अलग अलग पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए सोना आपका शुद्ध पदार्थ है। क्या हम सोने को 2 सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं, 2 सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सोने को हम 2 अलग अलग पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा। जब हम सोने को तोड़ते जाएंगे तो हमें आगे चलकर 2 अलग अलग पदार्थ मिल जाएंगे, 2 सरल पदार्थ मिल जाएंगे, एक सोना और कोई और पदार्थ। ऐसा कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से कॉपर भी है, लोहा भी है, ये सारे आपके तत्व हैं। तत्व के अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है विभिन्न अवस्थाओं में तत्व। जो तत्व होता है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ठोस अवस्था में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो ठोस अवस्था में होते हैं आपका सोना,
चांदी, कॉपर, लोहा आदि आपके ठोस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, और भी बहुत से होते हैं। यहाँ पर कुछ मेन लिख दिए मैंने, कुछ मेजर लिख दिए हैं, कुछ मुख्य लिख दिए हैं। इसके बाद है द्रव। द्रव अवस्था में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो याद रखना है, द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर केवल 2 तत्व पाए जाते हैं, पहला मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। यहाँ मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ कमरे के ताप पर, इन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पर केवल 2 तत्व पाए जाते हैं, पहला मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। इनको आपको याद रखना है, कई बार ये परीक्षा में या एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आगे है आपका गैस। गैस अवस्था में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो गैस अवस्था में आपके होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि आपके गैस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। इसके अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। तत्वों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु में हम तत्वों को बांटते हैं। धातुएं क्या होती हैं? हम सभी पिछली कक्षाओं में, अर्थ में भी हमने पढ़ा होगा, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ये सारी क्या हैं? ये धातु हैं। और अधातु क्या होती हैं? फॉस्फोरस है, ग्रेफाइट है, सारी चीज़ें अधातु होती हैं। और उपधातु क्या होती हैं? इसको हम पढ़ेंगे अगले पेज पर। तो चलिए इसको एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं के बारे में, धातु क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है धातुओं की विशेषताएं, धातुओं के गुण। धातुएं क्या होती हैं हम पता है, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता है धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है धातुओं को पीट पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, चादरों के रूप में बदला जा सकता है। और धातुओं के इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। तभी तो आप देखते हैं हम जब मिठाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ, उनको सजाने के लिए हम वो सिल्वर पेपर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सिल्वर पेपर क्या है? धातुओं की चादर है, बहुत ही महीन और बारीक चादर है, उसे पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसके बाद दूसरा गुण है धातुओं का, धातुएं तन्य होती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है, तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम देखते हैं, और धातुओं के इसी गुण को कहते हैं तन्यता। तन्यता हम देखते हैं ना, हमारे घरों में कॉपर, एल्युमिनियम के तार होते हैं, वो धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, इसी विधि द्वारा। अगला है धातु चमकदार होती हैं। धातु चमकदार होती हैं, उनमें एक विशेष चमक होती है, और धातुओं के इसी गुण को कहते हैं धात्विक चमक। और धातु के इसी गुण के कारण हम धातुओं के गहने बनाते हैं, सोना, चांदी, इनमें चमक होती है, इसीलिए हम इनके गहने बनाते हैं। लेकिन जो धातुएं होती हैं काफ़ी समय तक अगर वायु और नमी के संपर्क में रहती हैं तो ये अपनी चमक खो देती हैं। धातु की अगली विशेषताओं को देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर अगली विशेषता है धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं अपने में से ऊष्मा और विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं, आसानी से। तभी हमारे घरों में जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो धातुएं के होते हैं, क्योंकि धातुएं जो होती हैं अपने में से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं। और जो हमारे यहाँ बिजली के तार होते हैं वह भी आपके धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि धातुएं जो होती हैं अपने में से विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं। इसके बाद है धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है, अगर धातुएं किसी ठोस वस्तु से टकराती हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसके अगले विषय को देखते हैं अगले अब हम देख लेते हैं अगले पेज पर अधातुओं की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास है अधातुओं की विशेषताएं। तो सबसे पहली है अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है धातुओं को पीट पीट कर हम चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, चादरों के रूप में नहीं बदल सकते हैं। अगर हम उनको हथौड़े से पीटेंगे तो वे टूट जाएंगी, इसीलिए इन्हें भंगुर कहते हैं। इसके बाद है अधातुएं तन्य होती
अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, मतलब कि अधातुओं को खींचकर हम तार के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद है अधातु चमकदार नहीं होती हैं, अधातु जो होती हैं उनमें चमक नहीं होती है। इसके बाद है अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, अधातुएं अपने में से विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती हैं। अधातु की अगली विशेषताओं को देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर अगली विशेषता है अधातुओं की। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, अधातुओं में ध्वनि नहीं होती है, एक विशेष ध्वनि नहीं होती है। अधातुएं ठोस वस्तु से टकराती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। इसके बाद है हमारे पास उपधातुएं। उपधातुएं क्या होती हैं, इसको पढ़ते हैं। कुछ तत्वों में कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के, अर्थात इनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि। देखिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें कुछ गुण धातुओं के और कुछ गुण अधातुओं के पाए जाते हैं, यानी कि उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं और ऐसे ही तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया आदि। तो आपको समझ में आया होगा धातुएं, अधातुएं और उपधातुओं के बारे में। तो जो हमने शुरू में टेबल देखा था, हमने कहा था हम इसी के क्रम अनुसार चलेंगे। अब हम उसको दोबारा से देख लेते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम इस टेबल में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हम कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पर हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है, शुद्ध पदार्थ में हमने तत्व के बारे में पढ़ लिया है और तत्व में हमने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ लिया है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब किसको पढ़ने की बारी है, अब यौगिक को पढ़ने की बारी है। तो यौगिक को पढ़ेंगे हम अगले पेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है यौगिक। यौगिक क्या होता है, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब वे यौगिक बनाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड आदि। क्या है इसके मतलब, देखिए जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और रासायनिक क्रिया करते हैं तब यौगिक बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, एक अनुपात उनका निश्चित होगा, तब निश्चित अनुपात में मिलते हैं और रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तब एक यौगिक बनाते हैं। जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और भी बहुत से हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने जल लिया है, जल जो कि आप एक यौगिक है और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना होता है। तो यहाँ पर परिभाषा कहने का मतलब है कि जो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पर तत्व हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे और रासायनिक संयोग करेंगे तब एक यौगिक जल बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दो तत्व हैं, जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे और रासायनिक संयोग करेंगे तब एक यौगिक बनता है जो कि आपका होता है जल। और यहाँ पर याद रखना है इनका निश्चित अनुपात बहुत ही मैटर करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मान लीजिए अनुपात 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा और 2:1 हमेशा ही जब मिलेगा तभी जल बनेगा। इसके अलावा अगर 3:1 हो जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो जल नहीं बनेगा, यानी कि यही अनुपात इनका रहेगा। तो यौगिक के अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हमें दिया है यौगिक की विशेषताएं। यौगिक की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। तो यौगिक की पहली विशेषता है यौगिकों के निर्माण में भाग लेने वाले सभी तत्व एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। क्या है, देखिए यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले तत्व यानी कि यौगिक को बनाने वाले तत्व एक दूसरे से निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, संयुक्त रहते हैं। देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम
माध्यम से समझते हैं जल। जल का रासायनिक सूत्र H2O और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना होता है। तो देखिए जल में क्या होगा, इस जल यानी जल जो यौगिक है, इस यौगिक में क्या होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे, एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे, तभी एक जल यानी तभी एक यौगिक जल बना होगा। यौगिक की अगली विशेषताओं को देख लेते हैं अगले पेज। तो यहाँ पर यौगिक की अगली विशेषता है यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो यौगिक के गुण होते हैं उसके अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अवयवी तत्व मतलब यौगिक को बनाने वाले जो तत्व होते हैं उस यौगिक के गुण उनसे अलग होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक यौगिक जल है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, जल के अवयवी तत्व हैं, जल को बनाने वाले तत्व हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है जो वो एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और इन दोनों के मिलने से जो एक यौगिक बना है जल, वह क्या है, एक द्रव है। एक क्या है, द्रव है। या फिर आप एक और समझ सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है जलती है और ऑक्सीजन जो होती है जलने में सहायता देती है। इन दोनों के मिलने से जो यौगिक बना है जल, वह आग को बुझा देता है। तो आप देख सकते हैं ना, यौगिक के गुण उसके बनाने वाले तत्वों से कितने भिन्न हैं। यौगिक की अगली विशेषता देख लेते हैं अगले पेज पर। यौगिक की अगली विशेषता है यौगिकों के अवयवी तत्वों को साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक के अवयवी तत्व मतलब कि यौगिक को बनाने वाले जो तत्व हैं उनसे यौगिक को साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। साधारण विधि जैसे छान कर। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं जल। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2 और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो क्या हम जल को एक फिल्टर पेपर से छान कर हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा जब हम जल को फिल्टर पेपर से छानेंगे तो हाइड्रोजन फिल्टर पेपर के ऊपर और ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके अगले विषयों को देख लेते हैं अगले पेज पर। लेकिन उससे पहले हम दोबारा से अपनी वो शुरू की टेबल को देख लेते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है दोबारा से, तो हम दोबारा इस टेबल में देख लेते हैं हम अब कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, और शुद्ध पदार्थों में हम तत्व के बारे में, तत्व में धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसमें हम यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि हमने जो शुद्ध पदार्थ वाला पूरा का पूरा जो भाग था उसको ख़त्म कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरी तरफ, यानी कि जो कि है आपका अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। अब हम मिश्रण को पढ़ेंगे अगले पेजों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, अर्थात मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक साथ मिश्रित होते हैं, जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा रेत का मिश्रण आदि। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है। मतलब कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब हम मिला देते हैं तो एक मिश्रण बन जाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को जब आप मिलाएंगे एक आपको मिश्रण प्राप्त होगा, जैसे कि जल और चीनी का मिश्रण, जल और रेत का मिश्रण। यहाँ तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर कर लीजिए आप एक गिलास पानी ले लीजिए और पानी में एक गिलास आप आधा गिलास तक पानी ले लीजिए और उसमें आप चीनी को डाल दीजिए, चीनी को घोल दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, एक मिश्रण मिलेगा जिसमें आपका चीनी एक शुद्ध पदार्थ है और जल आपका शुद्ध पदार्थ है।
यानी कि जब हमने दो शुद्ध पदार्थों को मिलाया तो हमें एक मिश्रण प्राप्त हो गया। तो याद रखना है, जब दो शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें मिश्रण प्राप्त होता है। और मिश्रण की यही परिभाषा है, मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक साथ मिश्रित होते हैं। उदाहरण आप कई ले सकते हैं, जल चीनी का मिश्रण, जल और रेत का मिश्रण, बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो इसके अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मिश्रण का वर्गीकरण। अभी हमने मिश्रण को पढ़ा, तो अब हम पढ़ रहे हैं मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांगी मिश्रण के बारे में अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है समांगी मिश्रण। ये क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण, जल तथा चीनी का मिश्रण, जल तथा नमक का मिश्रण, प्रदूषित रहित वायु, समुद्र का जल आदि। देखिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है, यानी कि आपको एक गिलास जल ले लेना है, आधा गिलास तक आपको जल ले लेना है, पानी ले लेना है, और उसमें आपको करना क्या है, आपको चीनी डाल देना है। आपको एक गिलास पानी लेना है और उसमें आपको चीनी डाल देना है, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, एक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। तो आपको देखना है, क्या आप इस मिश्रण में चीनी और पानी को अलग अलग देख पा रहे हैं? क्या आपको दिख रहा है कि चीनी अलग है और पानी अलग है? तो आप चीनी और पानी को इस मिश्रण में अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो किस प्रकार का मिश्रण है? यह समांगी मिश्रण है। और इसमें जो चीनी है उसका जो संगठन है पूरे मिश्रण में समान होगा। जितना ही पानी की सतह पर उसका संगठन और गुण होंगे, उतने ही उसके पानी की तलहटी पर होंगे। उदाहरण इसके हो जाते हैं जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, प्रदूषित रहित वायु, समुद्र का जल आदि किसके उदाहरण हैं? समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब हम जान लेते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण, जल तथा रेत का मिश्रण, रेत तथा लौह चूड़ का मिश्रण, तेल तथा पानी का मिश्रण आदि। देखिए, यहाँ पर इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक गिलास ले लेना है और उसमें आधे गिलास तक पानी ले लेना है और उसमें आपको रेत डाल देनी है और घोल देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मिश्रण मिल जाएगा रेत और पानी का, जिसमें आपको देखना है क्या आप रेत और पानी को अलग अलग देख पा रहे हैं। क्या आपको रेत और पानी अलग अलग दिख रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, हम रेत और पानी को अलग अलग देख पा रहे हैं। तो किस प्रकार का मिश्रण है? यह विषमांगी मिश्रण है, जिसमें हम अलग अलग देख पाते हैं, मतलब कि हम जो अवयव हैं मिश्रण के उसको अलग अलग देख पाते हैं, वह विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसमें हम रेत और पानी को अलग अलग देख पाएंगे और इसमें जो रेत होगा उसका संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होगा। रेत जो पानी की सतह पर जो रेत होगी वो बहुत कम होगी और पानी के गिलास की तलहटी पर रेत जो होगी वो बैठ जाएगी, वहाँ पर बहुत अधिक होगी। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं जल रेत का मिश्रण, रेत लौह चूड़ का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण। इसके अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हमारे पास है विलयन। तो विलयन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर विलयन जो है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ला है उस पर जो छोटी ई की मात्रा है उसको आपको काट देना है, इसके बाद सही कर लेना है आपको। यहाँ पर विलयन की परिभाषा को पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या फिर आप इसको याद नहीं करना, आप दूसरी परिभाषा याद कर सकते हैं कि भाई जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं वो विलयन कहलाते हैं। कोई भी समांगी मिश्रण हो विलयन कहलाएगा। उदाहरण, जल तथा चीनी
चीनी का मिश्रण चीनी विलयन, नमक तथा जल का मिश्रण नमक एवं जल का विलयन, मिश्र धातुएं जैसे पीतल, स्टील, कांसा आदि, प्रदूषित रहित वायु आदि आपके क्या हो जाएंगे, विलयन हो जाएंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक गिलास लेना है, उसमें आधे गिलास तक पानी लेना है और गिलास में नमक डाल देना है और आपको नमक को घोल देना है, तो आपको एक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। और एक किस प्रकार का मिश्रण होगा, इसमें आप नमक और पानी को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, तो क्या होगा, ये आपका एक समांगी मिश्रण होगा और सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं। तो हम इस मिश्रण को क्या कह सकते हैं, हम इस मिश्रण को क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। तो विलयन के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जैसा यहाँ पर दिया गया है। तो विलयन के अगले विषय को पढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हमारे पास है विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक विलयन के दो घटक होते हैं और विलेय और विलायक को जब हम मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है विलयन, यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर होता है आपका विलयन। तो इसको एक एक कर देखते हैं कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। विलायक, विलयन का वह अवयव जिसमें अन्य अवयव घुले हों विलायक कहलाता है। मतलब कि विलयन का वह घटक, वह अवयव जिसमें अन्य अवयव, दूसरे अवयव घुले हों, उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलेय क्या होता है, विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुला होता है, विलायक में घुला होता है, विलेय कहलाता है। जो विलायक में घुला होता है वह विलेय कहलाता है और जिसमें अन्य अवयव घुले होते हैं वह विलायक कहलाता है। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, विलायक जो होता है क्या होता है, देखिए विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। तो जहां आपको पहचानना हो कि विलेय क्या होता है तो आपको याद करना है कि भाई विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, एक गिलास लिया है जिसमें हम पानी लेते हैं। हम गिलास में आधे गिलास तक पानी लेते हैं और इसमें हम पानी में चीनी को घोल देते हैं, चीनी को घोल देते हैं, चम्मच से पूरा घोल देते हैं। तो हमें एक क्या मिल जाएगा, एक मिश्रण मिल जाएगा, एक समांगी मिश्रण मिल जाएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, विलयन भी कह सकते हैं। चीनी और पानी का हमें विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीनी है इसकी मात्रा क्या है, चीनी की मात्रा कम है और जो जल है इसकी मात्रा अधिक है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है, विलायक। तो और जिसकी मात्रा कम होती है वह होता है विलेय। तो यहाँ पर चीनी की मात्रा कम है तो चीनी हमारी विलेय है और यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है तो जल हमारा क्या है, जल हमारा विलायक है। और विलेय प्लस विलायक बन जाता है आपका विलयन। विलेय और विलायक को आपको याद रखना है कि विलेय जिसकी मात्रा कम, विलायक जिसकी मात्रा अधिक। इसके अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हमारे पास है विलयन की विशेषताएं। विलयन जो हमने पीछे पढ़ा है कि सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, तो उसको एक एक कर पढ़ते हैं। पहली विशेषता है विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन कैसे मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन में हम उसमें जो विलेय और विलायक है यानी कि जो उसके घटक हैं उसको अलग अलग नहीं देख सकते, इसीलिए वह समांगी मिश्रण होता है। दूसरा है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आप एक गिलास लीजिए और उसमें चीनी और पानी को घोलिए, जो बनेगा आपका चीनी और पानी का विलयन, और उसमें आप टॉर्च मारिए, टॉर्च लगाइए, तो आपको जो टॉर्च का प्रकाश है वो विलयन में नहीं दिखेगा, वो विलयन में नहीं दिखेगा। इसके बाद है विलयन को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को हम छानकर पृथक नहीं कर सकते। देखिए आप चीनी और पानी का मिश्रण बनाइए, चीनी और पानी का विलयन बनाइए, तो क्या आप फिल्टर पेपर से उसको छान सकते हैं? छानेंगे तो चीनी ऊपर आ जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद है विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। विलयन होता है, उसके कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्या मतलब है इसका मतलब है बिना वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से हम विलयन के कणों को नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। इसके बाद है विलयन स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं मतलब विलयन को
काफ़ी समय तक रखने पर भी विलेन के जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, विलेय के जो कण होते हैं वो विलायक से अलग नहीं होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं वो विलायक से अलग नहीं होते हैं। जैसे कि आप चीनी और पानी का विलयन बनाइए और आप चाहे उसको 1 घंटे तक रख दीजिए, उसमें चीनी जो होगी वो नीचे नहीं बैठेगी, चीनी नीचे नहीं बैठेगी। इसके अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हमारे पास है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता ये क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं, और जब किसी विलयन में विलेय की अधिक मात्रा घुली होती है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। देखिए, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा यानी कि जो घुला होता है विलायक में उसकी मात्रा कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं, डिलर्ट सॉल्यूशन कहते हैं, और जब किसी विलयन में विलेय अधिक मात्रा घुली होती है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। अतः सांद्रता क्या होती है, अतः किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, उसी पदार्थ की जो मतलब विलायक में घुला होता है उसे हम कहते हैं विलेय, जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही विलयन की क्या होती है, सांद्रता होती है। इसके अगले विषय को देख लेते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। देखिए, विलयन की जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त किया जाता है, उसको कई विधियों से निकाला जाता है, कई सूत्र हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कुल 3 सूत्र हैं जिनको एक एक कर हम पढ़ेंगे और इनके एक एक जो है प्रश्न भी हल करेंगे। देख, जहाँ पर आपका पहला विधि है द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत वाला, द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत वाला। देखिए क्या होता है, विलयन की आगे चलकर हमें प्रश्न दिए जाएंगे कि विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो उसकी कई विधि होती हैं, इसकी कुल 3 विधि होती हैं, जिसमें आपकी पहली विधि है यानी कि आपका पहला सूत्र है ऐसा कह सकते हैं, जो कि है द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से इसको जानते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से हम इस सूत्र को जानते हैं। तो द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में विलयन का द्रव्यमान होता है द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसकी अगली विधि को हम देख लेते हैं, यानी कि अगले सूत्र को देख लेते हैं। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की हमारे पास दूसरी विधि है, हमारे पास दूसरा सूत्र ये है जिसको जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के नाम से। आपको प्रश्न में कहेगा विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत में के पदों में, ऐसे आपसे कह देगा। जिस तरह से आपसे प्रश्न कहेगा उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो आपका दूसरा विधि या दूसरा सूत्र हो जाएगा जिसको जानते हैं द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से। तो द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में विलयन का आयतन, सॉरी विलयन का द्रव्यमान नहीं, विलयन का आयतन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलीलीटर या लीटर में दिया होगा, ऊपर ग्राम या किलोग्राम में हमें दिया होगा विलेय और विलयन, विलेय और विलायक, तभी हम जोड़कर विलयन निकाल लेंगे। तो तीसरा सूत्र देख लेते हैं, तीसरी विधि देख लेते हैं हम अगले पेज। तो यहाँ पर हमारे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की तीसरा सूत्र है या फिर तीसरी विधि है जिसको जानते हैं आयतन प्रतिशत के नाम से। इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, आयतन बटे में आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन गुणा 100 बटे में विलयन का आयतन। विलेय का आयतन गुणा 100 बटे में विलयन का आयतन। आपसे प्रश्न में कह देगा विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए आयतन बटे में आयतन प्रतिशत का प्रयोग कर इस तरह से आपसे प्रश्न में कह देगा। तो इन तीनों के एक एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न 1 है, 370 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी को घोलकर 1 विलयन बनाया गया
विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए 370 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी को घोलकर एक विलयन बनाया गया और हमें विलयन की क्या ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी है। द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हमने सूत्र पढ़ा था द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत वाला, उसका प्रयोग कर कर, उस सूत्र का प्रयोग कर कर हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारे पास विलेय क्या है और विलायक क्या है। देखिए हमने पढ़ा था जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है वह हमारा विलेय। तो यहाँ पर हमारा विलेय हो जाएगा जिसकी मात्रा कम है, यानी कि चीनी की मात्रा कम है, तो हमारा विलेय पदार्थ हो जाएगा 30 ग्राम। इसके बाद हमारा विलायक पदार्थ हो जाएगा जिसकी मात्रा अधिक, यानी कि जल 370 ग्राम। तो देखिए हमें उस सूत्र में विलयन को रखना पड़ेगा, तो हमें विलयन को भी निकाल लेना है। तो विलयन बराबर हो जाएगा हमारा, विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक विलयन होता है ना। तो हम विलेय और विलायक को जोड़ देंगे तो हमें विलयन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर विलेय को जोड़ देंगे 30 ग्राम और विलायक को जोड़ देंगे 370 ग्राम, तो हमें मिल जाएगा 400 ग्राम विलयन। तो इस तरह से हम जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद सूत्र का प्रयोग कर कर हम इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हल देख लेते हैं हम अगले पेज पर। तो इसका हल है, यानी कि सॉल्यूशन हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा। हमें सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। देखिए हमें सब जो हमारे पास राशियां दी गई हैं वो ग्राम में दी हैं। हमें विलेय और विलायक दोनों ही ग्राम में दिए हैं, यानी कि हमें सबका क्या दिया गया है, हमें सबका द्रव्यमान दिया गया है। तो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर है 30 ग्राम। इसके बाद हमारे पास विलायक का द्रव्यमान है 370 ग्राम और इसके बाद हमारे पास है विलयन का द्रव्यमान 370 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 400 ग्राम। विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है हमारे पास विलयन। तो हम इसका प्रयोग कर कर विलयन को निकाल लेंगे। इसके बाद हमें कौन सा सूत्र निकालना है, कौन सा सूत्र लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि पहला वाला हमें लगाना है जो कि है द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये क्या होता है, द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में विलयन का द्रव्यमान। तो हमें विलेय क्या दिया गया है, हमें विलेय दिया गया 30 ग्राम, हमने 30 ग्राम रख दिया और गुणा 100 हमें दिया है सूत्र में, तो गुणा 100 कर दिया। इसके बटे में हमें क्या दिया है, विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमें विलयन का द्रव्यमान 400 ग्राम दिया है, तो हम 400 ग्राम को रख देंगे। बस आपको सूत्र के हिसाब से जो राशियाँ हैं उनको रख देना है। तो यहाँ पर होगा आपका 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और आप जब 4 से भाग करेंगे 30 को तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 7.5% आपका उत्तर आ जाएगा। विलयन की सांद्रता आपकी क्या हो जाएगी, 7.5%। इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 2 जो कि इस प्रकार से है, 5 ग्राम ग्लूकोज को 200 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो विलयन की द्रव्यमान बटे आयतन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए 5 ग्राम ग्लूकोज को 200 मिली या 200 मिलीलीटर जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो विलयन की द्रव्यमान बटे में आयतन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन से सूत्र का प्रयोग करना है, दूसरे सूत्र का प्रयोग करना है, द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशत वाला हमें इसमें प्रयोग करना है, क्योंकि हमसे प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न को देखते ही विलेय और विलायक और विलयन पता हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो जिसकी मात्रा कम है वह हमारा हो जाएगा विलेय। तो यहाँ पर 5 ग्राम जो है हमारा हो जाएगा विलेय, ग्लूकोज हमारा विलेय हो जाएगा। इसके बाद 200 मिली जल, 200 मिली जल यहाँ पर आपका विलयन है, यहाँ पर क्या है, विलयन है। तो इस सूत्र का प्रयोग कर कर हम सूत्र का प्रयोग कर कर द्रव्यमान बटे में आयतन की प्रतिशतता का हम इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, इसकी सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हल देख लेते हैं अगले पेज पर। तो इसका हल है हमारे पास पहले सूत्र कौन सा लगेगा जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है,
द्रव्यमान बटे में आयतन की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग कर कर निकालना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर कर निकाल लेंगे। तो हमारे पास दूसरा है जो कि हमने पढ़ा था सूत्र, वो होता है हमारा द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे में विलयन का आयतन। तो हमें विलेय क्या दिया है 5 और गुणा 100 बटे में 200 क्या है हमारा विलयन का आयतन है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और जब हम 2 से भाग करेंगे 5 को तो हमारा 2.5 आ जाएगा और यही हमारी विलयन की सांद्रता हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न को देखते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न 3, जो इस प्रकार से है 50 मिली एथेनॉल को 150 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो विलयन में एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर का कर लेंगे, को नहीं बल्कि का कर लेंगे। 50 मिली एथेनॉल में 150 मिली जल को घोलकर विलयन बनाया गया। तो विलयन में एथेनॉल को आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र यहाँ पर प्रयोग करना है, आयतन प्रतिशत, यानी कि आयतन बटे में आयतन प्रतिशत, तीसरा सूत्र हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो हमें यहाँ पर देखकर ही पता हो जाना चाहिए कि विलेय और विलायक क्या है। जिसकी मात्रा कम विलेय, जिसकी मात्रा अधिक विलायक। जिसकी मात्रा कम, किसकी मात्रा कम है, एथेनॉल की। तो 50 मिली हमारा एथेनॉल हो जाएगा विलेय और 150 मिली जल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विलायक हो जाएगा। और हम यहाँ से विलयन को भी निकाल लेंगे। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो 50 और 150 को जोड़ेंगे हमें विलयन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें मिलीलीटर में सब दिए गए हैं, यानी कि मिली में दिए गए हैं। तो ये हमें क्या दिया गया है, सबका आयतन दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेय का आयतन, विलायक का आयतन और विलयन का आयतन इस प्रकार से। तो उसका हल देख लेते हैं अगले पेज पर। प्रश्न का हल है हमारे पास इस प्रकार से है, जो जो हमें दिया होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है विलेय पदार्थ का आयतन जो कि एथेनॉल है 50 मिली। इसके बाद विलायक का आयतन जो कि जल है 150 मिली। और हम इनसे निकाल लेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन विलेय प्लस विलायक को जोड़िए 50 और 150, यानी विलेय और विलायक की मात्रा को जोड़िए तो हमें मिल जाएगा 200 मिली, जो कि हमारा विलयन का आयतन हो जाएगा। सूत्र हमें प्रयोग करना है आयतन प्रतिशत, आयतन बते में आयतन प्रतिशत, जो कि हमारा तीसरा सूत्र है। आयतन बते में आयतन प्रतिशत होता है विलेय का आयतन गुणा 100 बटे में विलयन का आयतन। तो हमें विलेय क्या दिया है 50, तो रखेंगे 50 गुणा 100 बटे में 200। 200 हमें दिया है विलयन का आयतन इस प्रकार से। तो हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 2 से हम भाग करेंगे 50 को तो हमारे पास आ जाएगा 25%, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक एक प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसके अगले विषय को देख लेते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमें दिया है भाई असंतृप्त और संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या होता है, इन दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा को पढ़ते हैं। ऐसा विलयन जिसमें ताप में बिना कोई परिवर्तन किए निश्चित ताप पर विलेय की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब ऐसा विलयन हो जिसमें ताप में कोई भी परिवर्तन ना करें, ताप में कोई भी छेड़छानी ना करें और विलेय को और घोल सकें, विलेय को और उसमें घोल सकें, ऐसा विलयन असंतृप्त होता है। उदाहरण देख लेते हैं। आप लीजिए एक गिलास पानी लीजिए और उसमें आप चीनी को घोल लीजिए, चीनी को घोल लीजिए। तो इसमें आपका चीनी क्या है विलेय और जल आपका क्या है विलायक हो जाता है। ठीक है, चीनी विलेय और जल आपका विलायक हो जाता है। तो इस विलयन में आपने चीनी विलेय और जल आपका विलायक हो जाता है। और मान लीजिए इस विलयन का जितना भी तापमान है, इस तापमान में कोई भी परिवर्तन ना करें, इस तापमान में कोई भी ना बढ़ाएं ना घटाएं, कोई भी परिवर्तन ना करें। अगर हम विलेय यानी कि चीनी को और इस विलयन में घोल सकेंगे तो यह विलयन आपका कैसा विलयन होगा, असंतृप्त विलयन होगा, या अंग्रेजी में कहें सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। अगला है आपका असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें किसी विशेष ताप पर विलेय
और अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें किसी विशेष ताप पर, मतलब कोई विलयन है जिसमें कोई ताप है और हम उसमें और विलय को ना घोल सकें, और विलय नहीं घुल सके उस विलयन में, ऐसा विलयन संतृप्त होगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपको फिर से एक गिलास पानी लेना है, एक गिलास पानी लेना है और उसमें चीनी को घोल लेना है। तो आपको याद रखना है, चीनी आपका विलय, जल आपका विलायक, चीनी विलय जल विलायक और विलय प्लस विलायक आपका विलयन है। और इस विलयन का जितना तापमान है, जितना टेम्परेचर है, इस तापमान पर अब हम चीनी को यानी विलय पदार्थ को, चीनी को और ना घोल सकें, इस विलयन में चीनी और ना घुले। अगर हम चीनी डालें वो घुले ही ना, वो नीचे बैठ जाए, क्रिस्टल के रूप में नीचे बैठ जाए, घुले ही ना, तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे? इस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। तो ऐसा विलयन आपका संतृप्त विलयन हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। इसके अगले विषयों को देख लेते हैं अगले पेज पर। तो इसके अगले विषय है हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन से संबंधित हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण 2 पॉइंट हो जाते हैं, 2 बिंदु हो जाते हैं। पहला है, यदि कोई विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो वह ताप बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाता है। क्या? अगर कोई विलयन कोई तापमान है जिस पर संतृप्त है, मतलब उसमें और ना घुल रहा हो विलय पदार्थ, और विलय पदार्थ ना घुल रहा है तो संतृप्त विलयन है। लेकिन अगर हम उसका तापमान बढ़ा दें, तापमान में हम उसको तापमान बढ़ा दें तो वह कैसा हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा, उसमें और विलय पदार्थ घुलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर विलय पदार्थ की विलयता बढ़ जाती है, उसकी घुलने की दर बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका, यदि कोई विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो ताप घटाने पर इसमें घुला कुछ विलय ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। देखिए, अगर कोई विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो अगर हम उसका तापमान घटा दें, तापमान को कम कर दें, तापमान को अगर हम उसके तापमान को कम कर देंगे तो उसकी विलयता घट जाएगी और जो घुला हुआ विलय पदार्थ है वह ऊपर आ जाएगा क्रिस्टल के रूप में। तो ये बिंदु आपको समझ में आए होंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं आपको जो कि समझ में आ गए होंगे। इसके अगले विषय को देख लेते हैं अगले पेज पर। अब हमारे पास है विलयता। विलयता क्या होता है, इसकी सबसे पहले परिभाषा को समझ लेते हैं। तो परिभाषा है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है उसे उस विलय की विलयता कहते हैं। मतलब कि कोई भी निश्चित ताप है, उस पर विलय की जो घुलता है उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुले, विलायक में घुलकर एक संतृप्त विलयन बनाए, यानी कि ऐसा विलयन बनाए जिसमें और विलय ना घुले, उसे विलय की विलयता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में सोडियम क्लोराइड की विलयता 36 ग्राम है, जो यह दर्शाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में अधिकतम 36 ग्राम नमक घुल सकता है। देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए आप एक गिलास ले लीजिए, आप एक गिलास ले लीजिए और इस मतलब गिलास ले लीजिए और इसमें आप पानी को ले लीजिए, आधा गिलास पानी ले लीजिए और इस पानी का तापमान मान लीजिए आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, और आप इस पानी में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, और एक समय आएगा जब नमक नहीं घुलेगा और नमक नहीं घुलेगा तो ऐसा विलयन क्या होता है जिसमें विलय ना घुले, तो वह हो जाता है संतृप्त। तो एक कैसा विलयन बन गया? संतृप्त विलयन बन गया, संतृप्त विलयन बन गया। और जो हमने विलय पदार्थ डाला है वह कितना डाला है? विलय पदार्थ हमने कितना डाला है? विलय पदार्थ हमने कितना तो डाला होगा, तो हमने जितना विलय पदार्थ डाला है वही मात्रा किसी निश्चित ताप पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इस विलय की यानी कि इस विलय की यानी विलय कौन था? हमारा नमक था। नमक की क्या होगी? विलयता होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इस चीज़ को देखिए। विलयता को काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण विषय है, अक्सर एग्जाम में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर। अगला विषय है हमारे पास
निलंबन, निलंबन यानी कि सस्पेंशन, ये क्या होता है इसको समझते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा खाली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे एपीएस क्लास 9 पर, तो हिंदी माध्यम विज्ञान के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो जो संपूर्ण अध्याय हमने एक वीडियो में कवर कराया है हमारे आसपास के पदार्थ, उसको भी आप देख सकते हैं। रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है, एक वीडियो में ख़त्म कर दिया है, शुरू किया ख़त्म कर दिया, और इसके दूसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। तो निलंबन को जान लेते हैं। जो पदार्थ जल में आविलय रहते हैं वे निलंबन बनाते हैं, मतलब कि जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वे क्या बनाते हैं, निलंबन बनाते हैं, और इस प्रकार का मिश्रण निलंबन कहलाता है। उदाहरण चौक का चूर्ण तथा जल का मिश्रण, रेत तथा जल का मिश्रण, जल तथा चौक तेल का मिश्रण। यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। आप एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और इसमें आप रेत को घोल दीजिए, रेत को घोल दीजिए, तो आप क्या रेत पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। रेत जो होगा पानी की नीचे बैठ जाएगा, पानी की तलहटी पर बैठ जाएगा। तो क्या है, रेत जल में आविलय है। तो ये कैसा विलयन है, ये एक कैसा मतलब एक कैसा मिश्रण है, ये निलंबन है और एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन है और एक आपका कैसा मिश्रण है, एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अगले विषयों को देखते हैं अगले पेज पर। अब हमारे पास है निलंबन की विशेषताएं। जो निलंबन होता है यानी कि सस्पेंशन होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो पहला है आपका, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था निलंबन कैसा मिश्रण होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि चौक को आप जल में घोल दीजिए, एक मिश्रण बनेगा विषमांगी और वह आपका एक निलंबन होगा। तो अगला है, निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। निलंबन, आप निलंबन बनाइए यानी कि चौक को जल में घोलिए, निलंबन बनाइए और उसमें आप टॉर्च लगाइए। जैसे कि यहाँ पर हम चौक को जल में घोलेंगे और टॉर्च लगाएंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग आर पार होगा और इसमें प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देगा, जबकि आपका विलयन में प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। अगला है आपका, निलंबन को छानकर पृथक किया जा सकता है। यहां पर आपका छानकर हो जाएगा, यहां पर गलत हो गया है। निलंबन को छानकर पृथक कर सकते हैं, मतलब कि आप चौक और जल का मिश्रण बनाइए, चौक और जल का मिश्रण बनाइए, कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण होगा और एक निलंबन होगा। आप इसको फिल्टर पेपर से छान लीजिए, चौक जो होगा वो ऊपर रह जाएगा और जल आपका फिल्टर पेपर के नीचे आ जाएगा। तो निलंबन को छानकर पृथक किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। अगला है, निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को हम आंखों से देख सकते हैं आसानी से। चौक हमें अलग दिख जाएगा, जल हमें अलग दिख जाएगा। आगे है, विलयन नहीं होगा बल्कि ये निलंबन होगा। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर ये विलयन काट लीजिए, यहाँ पर होगा निलंबन और यहाँ पर स्थाई नहीं अस्थाई होगा। तो लिख लेंगे निलंबन अस्थाई होते हैं। निलंबन कैसे होते हैं, निलंबन आपके अस्थाई होते हैं। यहाँ पर आप निलंबन कर लेंगे और यहाँ पर अस्थाई कर लेंगे। क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप निलंबन को कुछ समय तक रख देंगे तो उसमें होगा क्या, जो विलय होगा उसके कण क्या होंगे, विलायक से अलग होकर नीचे बैठ जाएंगे। मान लीजिए चौक और जल का मिश्रण बनाया, चौक और जल का या फिर चौक या जल और रेत का आपने मिश्रण बनाया, जिसमें क्या होगा, कुछ समय बाद आप उसे रख देंगे तो रेत जो होगी वो गिलास की तलहटी पर बैठ जाएगी, यानी कि निलंबन अस्थाई होते हैं। तो निलंबन की विशेषता आपको समझ में आई होंगी। अब इसके अगले विषय को देख लेते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमें दिया है कोलोइडी विलयन। कोलोइडी विलयन क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का आकार सामान्य विलयन के कणों यानी कि विलयन ट्रू सॉल्यूशन विलयन के कणों से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। निलंबन के कणों से छोटा होता है लेकिन विलयन के कणों से बड़ा होता है, अतः इसे कोलोइड या कोलोइडी विलयन कहते हैं। विशेष प्रकार का विलयन होता है जिसमें इसके कण जो होते हैं वो विलयन के कणों से तो भैया कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इसे कोलोइड या कोलोइडी विलयन कहते हैं। उदाहरण जल तथा स्टॉर्च का विलयन, साबुन का विलयन आदि क्या हैं, आपके कोलोइडी विलयन हैं। इसके अगले विषय को देखते हैं अगले पेज पर।
अगले पेज पर हमारे पास है कोलोइड की विशेषताएं। कोलोइड विलयन की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो पहली विशेषता है कोलोइडी विलयन समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में यह विषमांगी होता है। देखिए, कोलोइडी विलयन समांगी दिखता है लेकिन होता विषमांगी है। आगे है कोलोइडी कणों का आकार छोटा होता है इसलिए हम इन्हें आंख से नहीं देखते परंतु ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। क्या? देखिए, कोलोइडी विलयन का आकार तो छोटा होता है, हम इनको नहीं देखते लेकिन ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, प्रकाश किरणों को फैला देते हैं और इनमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। मान लीजिए आपके पास एक कोलोइड है, आप उसमें टॉर्च का प्रकाश लगाइए, आपको उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा जबकि विलयन में नहीं दिखाई देता है। इसके बाद कोलोइडी विलयन के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता परंतु अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलोइडी विलयन को फिल्टर पेपर से छानकर हम पृथक नहीं कर सकते लेकिन हम अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा इनको पृथक कर सकते हैं। आगे है हमारे पास कोलोइडी स्थायी होते हैं। कोलोइडी कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। कोलोइड को काफी समय तक रखने पर भी इसके जो कण विलय होता है वो अलग नहीं होता है विलायक से, मतलब कि तलहटी पर नहीं बैठता है विलय पदार्थ। चलिए अब अगले विषय को देख लेते हैं अगले पेज पर। अब हमारे पास इस अध्याय के कुछ दो टॉपिक रह गए हैं, कुछ दो विषय रह गए हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, मतलब कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है परिवर्तन के बाद भी। इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक तथा रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती। पदार्थ का घटक नहीं बदलेंगे, जो अवयव है पदार्थ के वे नहीं बदलेंगे और पदार्थ की रासायनिक प्रकृति भी नहीं बदलेगी। इसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती, भौतिक अवस्था यानी कि अवस्था बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा, लेकिन इसके रासायनिक घटक और प्रकृति नहीं बदलेगी। अतः यह अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है। क्यों अस्थायी परिवर्तन है? कुछ प्रक्रमों द्वारा, कुछ विधियों द्वारा परिवर्तन के बाद भी, भौतिक परिवर्तन के बाद भी हम पदार्थ को पुरानी अवस्था, मूल अवस्था में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलेगा, जल बन जाएगा और हम जल को क्या कर सकते हैं? जल को हम दोबारा बर्फ बना सकते हैं फ्रीजर में रख के। तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। रबड़ का खींचना, रबड़ का खींचना भी भौतिक परिवर्तन। रबड़ को खींचोगे तो वो एक परिवर्तन हुआ, लेकिन आप छोड़ दोगे तो वो दोबारा से वैसा ही हो जाएगा, यानी भौतिक परिवर्तन दोबारा से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। नया पदार्थ नहीं बनता, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है। कपड़े को फाड़ना, कपड़े को फाड़ दीजिए, कपड़े को फाड़ दिए, भौतिक परिवर्तन। कोई नया पदार्थ तो नहीं बना ना। इसके बाद कागज का फटना, कागज का फटना भी भौतिक परिवर्तन है, एक नया पदार्थ नहीं बना। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अगले पेज पर देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन को। तो यहाँ पर हमें दिया है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ बनेगा उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि एक पदार्थ नया पदार्थ बन जाता है, बिल्कुल दूसरे पदार्थ से अलग। गुण भी अलग, रासायनिक गुण कतई, रासायनिक प्रकृति अलग, घटक भी उसके अलग हो जाते हैं। इसके बाद परिवर्तित हो जाता है तथा वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को अपनी वापस मूल अवस्था में नहीं ला सकते, अतः यह स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? स्थायी है। पदार्थ को मूल अवस्था में नहीं ला सकते एक बार परिवर्तन के बाद। जैसे कागज का जलना, कागज जल जाएगा, राख बन जाएगा। अब क्या राख से कागज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। और कागज और राख के गुण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तो क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, फल पक गया, फल कच्चा था, उसके स्वाद वाद सब अलग था, अब पक गया। क्या उसको पके हुए फल को कच्चा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। खाना का पकाना, खाना पकाकर आप क्या दोबारा से पके हुए खाने को कच्चा बना सकते हैं? रॉ मटेरियल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, पौधों में वृद्धि, ये सारे क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन
परिवर्तन भी है, किस प्रकार से है, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। दोनों ही परिवर्तन होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आपका चैप्टर 2 हमने शुरू किया, खत्म भी कर दिया है और इसका भाग 2 हम लेकर आएंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल एपीएस क्लास 9 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।